नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर काशी में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी को सजाया जा चुका है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए कैसे घाट जगमग यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें वाराणसी से है, जहां पर लेजर एंड लाइट शो का ट्रायल किया जा रहा है। घाटों पर ये लेजर लाइटिंग की गई है। पीएम मोदी कल यहां पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तैयारियां लगभग पूरी ही हो चुकी हैं। बस उन तैयारियों को परखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे। पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है पीएम मोदी का, वहां से आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गंगा के 84 घाटों पर जलने वाले 15 लाख दीपों के साक्षी बनने वाले हैं। क्रूज पर बैठ के वो ये खूबसूरत नजारा देखने वाले हैं। लेकिन इस समय जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, ये इस समय की तस्वीरें वाराणसी से आ रही हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी वाराणसी से लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं राजीव की तरफ। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बेसब्री से काशीवासी जो है इंतजार कर रहे हैं। 84 घाटों पर, गंगा के 84 घाटों पर जो 15 लाख दीप जलने वाले हैं, क्रूज पर बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस खूबसूरत तस्वीर को अपनी आंखों पर उतारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा दौरा कल का जानेंगे आपसे। कितने बजे वाराणसी पहुंचेंगे, क्या क्या सौगात वाराणसी वासियों को दे सकते हैं पीएम मोदी? कंचन, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी 23वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचेंगे और इस दौरान काशी को बेहद भव्यता के साथ सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर जो काशी के 84 घाट है, 10 अश्वमेध 80 घाट समेत तमाम घाटों पर देव दीपावली के मौके पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक कार्यक्रम आया है उसके तहत 2:10 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद वो सीधे राजापुर पहुंचेंगे, जहां पर वो एक 6 लेन का उद्घाटन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोगरी पहुंचेंगे और वहां से अलकनंदा क्रूज से पहला मौका होगा कंचन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा के जरिए गंगा में यात्रा करके जो बनारस के 84 घाट है जो विश्व प्रसिद्ध है उनका दीदार करेंगे और अलकनंदा क्रूज से सीधे ललिता घाट पहुंचेंगे। यहाँ पर किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और खासकर बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी को सजाया गया है, संवारा गया है, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे और जो काशी कॉरिडोर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, उसके निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे और बाबा काशी विश्वनाथ का। ठीक है राजीव, लौटूंगी मैं आपके पास और आपसे आपके पीछे जो तस्वीरें चल रही थी लाइट एंड लेजर शो की, उस बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि आज ट्रायल किया जा रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं पीएम मोदी के कल के वेलकम के लिए। वाराणसी में कल होने वाले देव दीपावली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें एक तरफ जहां पर बनारस के 84 घाट 11 लाख दीपों से रोशन होंगे, तो वहीं दशाश्वमेध घाट पर भी महाआरती खास आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। इस बार आपको बताएं कि पीएम मोदी भी देव दीपावली में शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना का भी डर है। ऐसे में महाआरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि ने बिना मास्क के घाटों पर प्रवेश पर एंट्री बैन कर दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी आएगा वो मास्क पहन के ही आएगा। तो ये गाइडलाइंस आरती के समय की जाने वाली जारी की गई हैं, जिसमें वहां पर लोगों को मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। प्रत्येक वर्ष की बात इस साल भी देव दीपावली मनाई जा रही है 21 अर्चक और 42 रिद्धि सिद्धि के साथ, और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए एक निर्णय ये लिया गया है कि बिना मास्क के घाट पे किसी की भी एंट्री प्रतिबंधित रहे। खास करके जो भी नाविक हों या और भी लोग आ रहे हैं, जो भी आरती देखना चाह रहे हैं या घाट की लाइटिंग देखना चाह रहे हैं, वो मास्क लगा के ज़रूर आवें। बिना मास्क यहाँ घाट पे उनको टहलने नहीं दिया जाएगा, ना तो कहीं बैठ पाएंगे। अपने गंगा घाटों, बनारसी साड़ी और पान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर वाराणसी की एक मिठाई ऐसी है जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है। इसका नाम है मलियो। इसे जो एक बार खाता है वो वाह वाह करके दोबारा से खाता है। देव दीपावली पर पीएम मोदी इस बार गंगा यात्रा में मलियो के स्वाद का आनंद लेने वाले हैं। मलइयों का स्वाद का आनंद लेंगे। ओस की बूंदों से बनने वाली इस मिठाई की खासियत ये है कि ये खाने में ठंडी लेकिन शरीर को गर्म रखती है। बनता है जाड़े में, ये जाड़े में बनता ही है।
ये दूध और दूध के इसे जाड़े में सर्दी में ओस की बूंदों से बनता है। दूध को रात में खौला के रख के ठंडा करके उसमें क्रीम डाल के केसर इलायची अपना जैसे बहुत सामान डाल के बनता है, मेवा डाल के। ये मतलब बहुत अच्छा है, लाइट होता है खाने में, मुंह में जाता है एकदम गल जाता है। आदमी कहते क्या खाएं, जादुई चीज़ है। मुंह में गया समझी नहीं कि ये मलइयो, ये बनारस का मलइयो है। मैं मुंह में डालते ही गल गया, फट तनी एकदम मुंह में गया, तुरंत पता नहीं चला क्या खाएं मलइयो। गुलाबी सर्दियों में कोई बनारस आए और मलइयो ना खाए तो बनारस की सर्दी को वो जी नहीं पाया। जी हाँ, बनारस ही एकलौता शहर है जहाँ सर्दियों में मलइयो मिलता है और उसकी खासियत है कि ये ओस की बूंद में बनाया जाता है। रात में दूध को पका के तमाम सारी मेवा डालते हुए इसको रखा जाता है, ओस की बूंद में ये बनता है। और जब सुबह बनारस में लोग निकलते हैं तो मलइयो खाते हैं। मानते हैं कि मलइयो जब शरीर में होता है तो शरीर को मलंग कर देता है, यानी कि शरीर गर्म रहता है। तो इस बार मलइयो इस बार चर्चा में इसलिए है कि इस बार जब देव दीपावली के मौके पर देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, तो गंगा की सैर पर, गंगा यात्रा पर जब वो निकलेंगे तो बनारसी तुलसी की चाय के बाद जो वो चीज़ खाएंगे वो होगी बनारस का मलइयो। तो बनारस का मलइयो उनके सामने पेश किया जाएगा और इस मलइयो की खासियत तमाम सारे यहाँ मौजूद लोग बताते हैं कि इसको खाने के बाद दिल और दिमाग दोनों बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाता है और गुलाबी ठंड में भी मलंग जैसा बनारस मिजाज हो जाता है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलइयो का स्वाद भी लेने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, खबर दमदार में आपको नोएडा की खबर बताते हैं। आज 2 अलग-अलग जगहों पर भीषण आग लग गई। ये आग फेज 2 और सेक्टर 63 इलाके में लगी है। सेक्टर 63 स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में आग लगी। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आग की भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसपास की कंपनियों को भी समय रहते खाली करा दिया गया। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, आग बुझाने की जद्दोजहद में लगती है। गनीमत रही कि रविवार होने के चलते कंपनी में बहुत ही कम लोग मौजूद थे। उधर सेक्टर 93 की बात करें तो यहाँ के गेझा गांव में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग जाती है और आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दमकल विभाग को फोन करने के बाद भी जब काफी देर तक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती तो गांव वाले ही मोर्चा संभाल लेते हैं आग बुझाने का। गांव वाले खुद ही आग बुझाने में जुट जाते हैं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। प्रीति श्रीवास्तव मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। प्रीति, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आग लगने की और दोनों ही तस्वीरें काफी भयावह हैं, लेकिन जो सेक्टर 93 से तस्वीरें आई हैं प्रीति, उसमें बात ये चौंकाने वाली है कि दमकल कर्मियों को बुलाने के बाद भी वो नहीं आए और गांव वालों ने मोर्चा संभाल लिया। बिल्कुल कंचन, 2 तस्वीरें जो हमारी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं दर्शक, वो एक 63 की है और एक नोएडा के 93 की है। एक लकड़ी के गोदाम में आग लगी थी तो दूसरी जो 63 के एक स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री थी उसमें आग लगी थी। हालांकि दोनों जगहों पे फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई थी, लेकिन फायर की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर आधे घंटे लेट से पहुंची। अब आधे घंटे का क्यों समय लग गया, ये फायर के अधिकारी इसका जवाब देंगे। हालांकि अभी उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन जब वहाँ पे अधिकारी नहीं पहुंचे, जब फायर की गाड़ियां नहीं पहुंची तो गांव वाले जो थे, गांव वालों ने मोर्चा संभाला और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। अच्छी बात ये रही कि दोनों ही जो आग लगी नोएडा में उसमें किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई। ये एक बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि दोनों ही आग जो लगी हुई थी, एक जो लकड़ी की कारखाने में लगी थी और दूसरी जो 63 में स्पेयर पार्ट की उसमें लगी थी, पार्ट की फैक्ट्री में लगी थी, तो दोनों ही आग बड़ी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जनहानि बिल्कुल, रविवार का दिन था इसीलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। माल का नुकसान तो हुआ सो हुआ, लेकिन गनीमत रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका प्रीति श्रीवास्तव जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, रायबरेली की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां के बछरावा से बीजेपी के विधायक राम नरेश रावत के गुर्गों की गुंडई सामने आई है। नेताजी के गुर्गों ने लखनऊ रायबरेली टोल प्लाजा के कर्मचारियों को जमकर पीटा है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। आरोपों के मुताबिक ये लोग टोल प्लाजा से गाड़ियों को बिना टोल टैक्स दिए निकलवाने का दबाव बना रहे थे और गाड़ियों के मुफ्त में नहीं जाने देने पर विधायक के सामने ही उनके गुर्गों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को जमकर पीट डाला। तो ये गुंडई विधायक साहब के कर्मचारियों की
उनके सहयोगियों की टोल प्लाजा के कर्मचारियों को पीटा गया है। टोल प्लाजा मैनेजर ने थाने में तहरीर दी है। अब बढ़ते हैं आगे। खबर दमदार में आपको कानपुर की खबर बताते हैं, जहां पर बेघर परिवारों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग मुर्दा की तरह लेट गए सड़क पर और लोगों ने इन्हें कफन उड़ाकर इनके ऊपर फूल बरसाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन बेघर लोगों ने अपनी सुनवाई करने के लिए अनोखा तरीका निकाला है और देखिए, सुनवाई ना होने पर यह अनोखा तरीका जो है इनका गुस्सा दिखाता है, आक्रोश दिखाता है। ये आपको जानकारी दें कि 23 नवंबर की रात कुली बाजार बिल्डिंग गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। 23 परिवार बेघर हो गए थे। पीड़ित परिवारों का यहाँ पर कहना है कि जब से ये हादसा हुआ तब से वो लोग सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद उनको नहीं मिल रही है। तो वहीं एसपी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने तंज कसा कि सरकार को हैदराबाद की तो चिंता है, लेकिन पीड़ित परिवारों की नहीं। तो उसी दिन सरकार ने मार दिया जिस दिन इन लोगों ने दीवार गिरा के 20 फुट 1000 फुट गिराई करवा के भाई बिल्डिंग गिरवा दी। हम लोग तो वैसे ही मरे हैं, आज मरे बैठे हैं। आज इसीलिए देखिए भैया सब कोई हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं ये बताओ। अरे हमारे संग दया करो, हम लोगों को सहायता करो। अरे कुछ तो करो। कितने हमारे अब भैया सब उस दिन से लगे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या करें बताओ। हम लोग लगातार पूरा हफ्ता हो गया हम लोग क्योंकि आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की संवेदनशीलता कहीं ना कहीं शून्य है। सरकार संभवतः ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क बन रहा है। इसके भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी लखनऊ से वर्चुअली शामिल हुए और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी सफलता इस बात पर है कि प्रदेश में आने वाला हर निवेशक खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे और हमने ऐसा ये वातावरण स्थापित किया है। इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के दूसरे स्थान पर है। हर प्रकार और मैं हमेशा इस बात के लिए अपनी पूरी टीम से कहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी सफलता इस बात पर है कि प्रदेश में आने वाला प्रत्येक निवेशक न केवल अपने को फिजिकली बल्कि अपने निवेश की दृष्टि से भी अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे। इस प्रकार का एक वातावरण हमें प्रदेश के अंदर स्थापित करना है और मैं विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि हमारी इस टीम ने इस प्रकार का वातावरण बनाने का पूरा प्रयास किया है। आज उसी का परिणाम है कि जब भारत सरकार ने 2019 में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जो 187 सुधारों में से जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उत्तर प्रदेश ने 186 सुधारों को प्रदेश के अंदर लागू किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मुझे याद है 2016 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, 2017 में 12वें स्थान पर और आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश के अंदर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सीएम योगी ने आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2500 से ज्यादा सड़कों का शिलान्यास किया है। ये सड़कें 850 करोड़ की लागत से बनी हैं। 204 करोड़ की लागत से 2095 किलोमीटर लंबी 748 सड़कें हैं और पंचायती राज विभाग के जरिए 647 करोड़ की लागत से 2000 किलोमीटर लंबी 1825 सड़कें बनाई जाएंगी। पंचायती राज जिला पंचायतों के माध्यम से सड़कों के नवनिर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और जैसा कि मुझे बताया गया कि 2000 किलोमीटर के
1825 मार्गों के नवनिर्माण के लिए 647 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों के निर्माण कार्य का आज एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शुभारंभ हो रहा है, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हम सब जानते हैं कि यह योजना सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ की थी और अपने समय में बहुत लोकप्रिय योजना ये बनी थी। और अब बात होगी जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खां की, जिनकी मुश्किलें कम होने की जगह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां के पिता मुमताज खां के नाम पर बने हुए मुमताज पार्क का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने रामपुर के डीएम को पत्र भेजकर मांग की है कि इस पार्क का नाम बदलकर देश के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाए। समाजवादी सरकार में जब आजम खां नगर विकास मंत्री थे, तब नगरपालिका रामपुर की ओर से इस पार्क का निर्माण कराया गया था और इसका नाम आजम खां के पिता मुमताज खां के नाम पर रखा गया था। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। खबर दमदार में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फतेहपुर से बड़ी खबर है, यहां पर करोड़ों की बालू चोरी का मामला सामने आया है। प्रशासन ने 8000 घन मीटर के बराबर बालू सीज की थी, लेकिन लगभग 80% बालू चोरी हो चुकी है। 6 अगस्त को ये बालू सीज की गई थी, इसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन अब ये बालू चोरी हो गई है। फतेहपुर के हुसैनगंज इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर करोड़ों की बालू चोरी की गई है। करोड़ों की बालू चोरी का मामला फतेहपुर से, ये बड़ी खबर। प्रशासन ने पकड़ लिया है इस चोरी को। प्रशासन ने 8000 घन मीटर के बराबर बालू सीज की थी, लेकिन देखिए वहां से लगभग 80% बालू चोरी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं 1 दिसंबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए मुरादाबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहां 4 तहसीलों में 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के केंद्र जो बने हैं वहां पर कोविड प्रोटोकॉल पूरे किए जाएंगे, पालन किए जाएंगे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वोटिंग के लिए आने वाले कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कराना भी बेहद जरूरी होगा। वोटिंग से 789 शिक्षक मतदाताओं को मास्क दिया जाएगा। सैनिटाइजर के साथ हाथ धोना होगा। फिर थर्मल स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए जाना बेहद जरूरी है और उन्हीं लोगों को वोटिंग में भाग लेने की इजाजत दी जाएगी। मतदाता सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोट डाल सकते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में भी इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।